Welcome to Nature Classes. दोस्तों अब आप मुझे पढ़ सकते हैं अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर। वहां पर पूरा स्ट्रक्चर कोर्स आपको मिल जाएगा, सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। गेट सब्सक्रिप्शन करने के लिए अपना ये कोड यूज करें, रेफरल कोड नित्या क्लासेस 5170, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। और दोस्तों इसके साथ साथ बता दूं मैं आपको एक बात और कि यहां पर जितने भी एजुकेटर्स मैंने दिखाए टॉप एजुकेटर्स थे। यहां पर 300 आवर्स की लाइव सेशंस हैं, साथ में लाइव क्लास है, हिंदी इंग्लिश मलयालम हर भाषा में अवेलेबल है, किसी भी टाइम आप एक्सेस कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएंगी, क्वेश्चन पेपर्स आपको मिल जाएंगे, नोट्स आपको मिल जाएंगे, सारे के सारे जो भी आपको लाइव क्लासेस में मिलते हैं। तो सब चीज यहां पर अवेलेबल है, कोई भी ऐड नहीं है, ऐड फ्री कंटेंट मिलेगा और बेस्ट एजुकेटर्स आपको मिलेंगे। तो आज ही जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिएगा अगर आप चाहते हैं अनअकैडमी पढ़ना। फीस बहुत नॉमिनल है, यहाँ पर 1000 रुपीज पर मंथ या 6 महीने की 4500 रुपए और पूरे साल की 6000 रुपए पर लेकर आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो दोस्तों बहुत बहुत शुभकामनाएं, अपना सब्सक्रिप्शन लें और शुरुआत करें। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नित्या क्लासेस में। दोस्तों आज हम जो बात करने वाले हैं आप देख पा रहे हैं, आज हमारी बात होगी, जैसा कि आपने थंबनेल भी देखा होगा, गणित शिक्षण की समस्याओं पर प्रश्न हम लेने वाले हैं आज। और गणित शिक्षण की समस्याएं गणित शिक्षण शास्त्र की यूनिट 6 है, जो बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत सारे प्रश्न इसमें आएंगे। तो लगभग 20 से 25 क्वेश्चन मैं यहाँ पर लेने वाला हूँ, जो प्रीवियस ईयर में भी आए हुए हैं और जिनको आप पढ़ेंगे तो मैं मानता हूँ कि पूरी यूनिट आपकी रिवाइज हो जाएगी। तो दोस्तों लेट्स स्टार्ट विदाउट डिले, स्टार्ट करते हैं। लेते हैं आज का पहला प्रश्न। आपकी कक्षा में कुछ बच्चे गणित में बहुत कमजोर हैं, इस समस्या का प्रमुख कारण हो सकता है: 1. प्राथमिक स्तर पर उन बच्चों की नींव का कमजोर होना, शारीरिक रूप से उन बच्चों का स्वस्थ न होना, आपका उन पर ठीक से ध्यान न देना, या 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, ये तो ऑप्शन होगा नहीं, क्योंकि अगर आपने पढ़ा है इसमें तो देखिए सबसे महत्वपूर्ण जो सबसे कमजोर कड़ी है वो है प्राथमिक स्तर। माध्यमिक स्तर पर बच्चा पढ़ नहीं पाता गणित को, इसलिए क्योंकि प्राथमिक स्तर पर उस बच्चे की नींव जो है, उसकी जो नींव रखी गई है वो सही नहीं रखी गई है। हालांकि शारीरिक रूप से बच्चा स्वस्थ नहीं होगा तो भी वो सही नहीं पढ़ पाएगा, लेकिन गणित में बहुत कमजोर होने का जो मतलब है वो है दोस्तों पहला ऑप्शन, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर ही बच्चे की नींव रखी जाती है, उसके जो अध्ययन की नींव रखी जाती है। समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न लेता हूं आपके सामने, ये रहा दूसरा प्रश्न। व्यक्तिगत भेदभाव की समस्या है। अब व्यक्तिगत भेदभाव की अगर मैं बात करूं दोस्तों, यहां पर व्यक्तिगत भेदभाव का मतलब किसी जाति संप्रदाय की भेदभाव से नहीं है। यहां पर जो भेदभाव, व्यक्तिगत भेदभाव कहता है पेडागॉजी में, वो यह कहता है कि हर एक बच्चे की क्षमता, बुद्धि लब्धि, उसका अभिवृत्ति, वो सब कुछ अलग अलग होती है। ये विद्यार्थियों में विशेषताएं पा जाती हैं, किसी की बहुत कुशाग्र, किसी की कम। लेकिन ये जो बुद्धि की कुशाग्रता है, ये सारे सब गुण जो है वो विशेषताएं समस्या कब बन जाती हैं? जब व्यक्तिगत भेदभाव की समस्या आती है। कैसे? एक शिक्षक जब कक्षा में अध्यापन कार्य कराने के लिए आता है तो वहां पर क्या होता है, वह बताता है तो वहां पर बहुत से बच्चे उसमें अगर इंटरेस्ट है तो वो उसको एक्सेप्ट करने की कोशिश करता है, कुछ नहीं कर पाते। एकदम शिक्षक का पढ़ाया हुआ हर एक बच्चे को या तो समझ में नहीं आता, यानी कुछ बच्चे समझ ले पाते हैं, कुछ बच्चे कम समझ पाते और कुछ बिल्कुल नहीं समझ पाते। तो ये होता है व्यक्तिगत भेदभाव। समझ में आ गया होगा आप लोगों को सभी को। तो इसमें कौन सी समस्या बन सकती है? 1, 2, 3। देखिए वो मेधावी छात्र भी हो सकते हैं, पिछड़े छात्र भी और सामान्य छात्र भी। क्यों? क्योंकि तीनों छात्रों में ये व्यक्तिगत भेदभाव की समस्या आती है। तो राइट ऑप्शन 4, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पढ़ता हूं आपके सामने। अगला प्रश्न ये रहा। गणित विषय में समस्याओं को हल करने के अलावा उनका अभ्यास करने में अधिक बल दिया जाता है, जिससे छात्र क्या हो जाते हैं? 1, नए सूत्रों को समझ सकें तथा उनके अनुप्रयोग में दक्ष हो जाएं, गणना संबंधी कौशल में निपुण हो जाएं, नई धारणाओं को स्पष्ट कर सकें, या 4, ज्ञान को नई परिस्थिति में लागू करना सीख सकें। देखिए यहां पर बात हो रही है, समस्याओं को हल तो करते हैं, उसके अलावा अभ्यास करने पर अधिक बल क्यों देते हैं? किस लिए देते हैं? अभ्यास करने से क्या होता है? अभ्यास करने से पहले आपको सूत्र पता होता है, आप नई धारणाओं को स्पष्ट नहीं कर सकते और ज्ञान की परिस्थिति में लागू करना भी नहीं सीख सकते। तो राइट ऑप्शन क्या बचा? गणना संबंधी। जब भी आप किसी समस्या के लिए उस पर अभ्यास करेंगे तो उसका सीधा सीधा अर्थ होता है कि आप उससे गणना संबंधी कौशल में निपुण हो जाएंगे। तो सटीक आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न लेता हूं। निम्न में से क्या गणित शिक्षण में एक प्रमुख समस्या है?
तो क्या समस्या है? देखिए, सीटेट में जो आने वाले प्रश्न होते हैं उनका स्तर कुछ इस तरह से होता है कि आपको सभी प्रश्न के जो ऑप्शन है वो एक जैसे लगते हैं और सही भी लगते हैं, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। ऑप्शन एक ही, विकल्प एक ही सही होता है जिसका चुनाव आपको करना होता है। तो यहाँ पर चुनाव दिए 4 कि क्या गणित शिक्षण में एक प्रमुख समस्या है? प्राथमिक स्तर पर बच्चों के ज्ञान की नींव का कमजोर होना, ये मैंने आपको बताया था होती है। अध्यापक का विषय के प्रति पर्याप्त ज्ञान न होना, ये भी समस्या है, क्योंकि अगर अध्यापक को पर्याप्त ज्ञान नहीं है तो वह उन बालकों को कुछ नया नहीं सिखा पाएंगे। 3, बच्चों का शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य, बिल्कुल सही बात है। अगर बच्चे का शारीरिक विकास यानी शारीरिक स्वास्थ्य सही नहीं है तो वो कक्षा में अध्यापन कार्य सही नहीं कर पाएगा, वो जल्दी से अपने आप को थकान महसूस करने लगेगा। तो ये भी सही है। इसका मतलब क्या हुआ? ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या हुआ? उपरोक्त सभी इसके राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं एक्सप्लेनेशन के साथ आपको एक शब्द बता रहा हूँ। होप सो आपको वीडियो अगर अंत तक देखेंगे तो सीटेट के आए हुए प्रश्नों को भी मैं इस बार आपसे डिस्कस करूंगा। और वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, अंत तक जरूर देखिएगा और आगे भी फॉरवर्ड जरूर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न, गणित शिक्षण में गणित शिक्षण की मुख्य भूमिका होती है। क्या होती है गणित शिक्षक की? शिक्षक में गणित शिक्षक की, ये कहा है, गणित शिक्षक की भूमिका क्या होती है? 1, निर्देशक होता है गणित शिक्षक, दार्शनिक होता है, मित्र होता है, या सभी? देखिए, एक शिक्षक जो होगा वो हमेशा निर्देशक होगा क्योंकि वो उसके निर्देशन में बच्चे कार्य करते हैं। दार्शनिक वो इसलिए होता है क्योंकि वह बच्चों को समझाता है कि इसका प्रयोग कहाँ होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, क्यों यह आवश्यक है। और शिक्षक को बच्चों के साथ एक मित्रता के साथ रहना पड़ता है, मित्रता का व्यवहार करना पड़ता है, इसलिए ये भी जरूरी है। इसका मतलब क्या हुआ? तीनों ही कार्य गणित शिक्षक की मुख्य भूमिका होते हैं गणित शिक्षण में। तो राइट ऑप्शन नंबर 4, ये सभी। समझ में आ गया होगा एक्सप्लेनेशन। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, गणित शिक्षण में बच्चों की रुचि का विषय के प्रति अभाव एक प्रमुख समस्या है। विषय में छात्रों की रुचि पैदा करने के लिए आप निम्न में से क्या एक प्रभावी तरीका अपनाएंगे? ये आपको अपनाना है। 1, कमजोर छात्रों के लिए अतिरिक्त कक्षाओं की व्यवस्था करेंगे। समय विभाग चक्र यानी इसको तो टाइम टेबल के गणित विषय को अधिक कालांश देंगे, यानी टाइम टेबल में गणित को ज्यादा समय देंगे। विद्यालय में अधिक पुस्तकें खरीदेंगे। या 4, खेल विधि से शिक्षण कराएंगे। बहुत सिंपल सी बात है, बच्चा रुचि नहीं ले रहा है आपके विषय में, तो अगर वो रुचि नहीं ले रहा है तो अतिरिक्त कक्षाओं का लाभ कैसे लेगा? क्योंकि अगर उसकी रुचि होगी तभी तो वो अतिरिक्त कक्षाओं में भी उपस्थित होगा। तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया है। अगर वो रुचि ही नहीं ले रहा है कक्षा में तो आप उसको 1 घंटे की जगह 2 घंटे पढ़ा लेंगे तो रुचि तो उसकी तब भी नहीं आएगी। विद्यालय में अधिक पुस्तकें खरीदेंगे, उससे कोई भी लाभ नहीं होगा। तो राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि अगर आप उसको खेल विधि से शिक्षण कराएंगे, खेल विधि से समझाएंगे तो वो खेल में रुचि लेगा, क्योंकि हर एक बच्चा खेल में रुचि लेता है और उसी के साथ वह विषय को भी सीख पाएगा। तो राइट ऑप्शन नंबर 4, 6 का 4th ऑप्शन। अगला प्रश्न, गणित शिक्षण की समस्याओं को दूर करने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? 1, शिक्षक का व्यवहार उचित हो। 2, व्यक्तिगत भेदभावों को कक्षा में अपनाया जाए। 3, सभी विषयों के अभ्यास कार्य एक ही शिक्षण विधि से किए जाएं, या उपरोक्त सभी। देखिए, व्यक्तिगत भेदभावों को कक्षा में अपनाया जाएगा तो बिल्कुल नहीं होगा, कुछ भी आप समस्याओं को दूर नहीं कर पाएंगे। सभी विषयों के अभ्यास के लिए एक ही शिक्षण विधि से कराएंगे तो भी गलत होगा, क्योंकि आपको भिन्न भिन्न शिक्षण विधियों को अपनाना पड़ेगा। तो शिक्षण का व्यवहार उचित हो तो राइट ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि शिक्षक का जो व्यवहार है अगर वह उचित है तो बहुत सारी समस्याओं को दूर कर पाएगा। राइट ऑप्शन, इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिए हैं उसमें ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, निम्न में से क्या वर्तमान में गणित शिक्षण की एक प्रमुख समस्या है? देखिए, अगर आप गणित शिक्षण को करना चाहते हैं सही से तो देखिए, पहला ऑप्शन यहाँ पर दिया है गणित शिक्षक की शिक्षण विधियां। गणित उपकरणों का प्रयोग करने की क्षमता हो सकता है। समस्या, गणित शिक्षण की समस्या कैसे हो सकती है? समस्या, कक्षा संचालन की योग्यता, ये समस्या नहीं हो सकती। शिक्षण विधियों का ज्ञान, ये समस्या नहीं हो सकती। हाँ, ये समस्या सबसे ज्यादा इंपैक्ट स्पेशली डाल रही है क्योंकि गणित शिक्षक की शिक्षण विधियां, अगर आपने प्रीवियस में मैंने पढ़ाया हुआ है उसमें आपने पढ़ा है तो मैंने बताया था कि गणित शिक्षण की नई शिक्षण विधियां अगर वो इम्प्लीमेंट करेंगे, कक्षा में लागू करेंगे, बच्चों को सिखाएंगे नई शिक्षण विधियों से, तो बच्चा की बहुत सारी समस्याएं दूर होनी संभव हैं। अगर वो पुरानी विधियों को लेंगे तो बच्चा उस समस्याओं से नहीं निकल पाएगा। तो शिक्षक को चाहिए कि अपनी शिक्षण विधियों को नए रूपों में परिवर्तित करे और बच्चों को बताए। तो राइट ऑप्शन, गणित शिक्षक की शिक्षण विधियां एक प्रमुख समस्या है इस समय वर्तमान में गणित शिक्षण में। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा,
बच्चे वातावरण में सहज रूप से सब कुछ सीख लेते हैं यदि शिक्षक का व्यवहार बच्चों के प्रति अनुकूल है। उपरोक्त कथन क्या दर्शाता है? 1. शिक्षक के व्यवहार के महत्व को। 2. वातावरण की शुद्ध वायु को। 3. बच्चों की चतुराई को। या 4. शिक्षण की विशेषता को। बहुत सिंपल सा प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है कि बच्चे वातावरण में सहज रूप से सब कुछ सीख लेते हैं यदि शिक्षक का व्यवहार बच्चों के प्रति अनुकूल है। ये क्या कहलाएगा? वातावरण की वायु शुद्ध से तो शिक्षक के व्यवहार से कोई मतलब ही नहीं है, बच्चों की चतुराई से कोई मतलब नहीं, शिक्षण की विशेषता से कोई मतलब नहीं। राइट ऑप्शन है शिक्षक के व्यवहार के महत्व से। यानी अगर शिक्षक के व्यवहार के महत्व को दर्शाती है, क्योंकि एक सहज रूप में सब कुछ बच्चा सीख रहा है और शिक्षक का व्यवहार बच्चों के प्रति अनुकूल है तो वो सब कुछ सीख लेंगे। तो उपरोक्त कथन दिखाता है ऑप्शन नंबर 1 को। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। आधुनिक शिक्षण विधियों का प्रयोग न किया जाना निम्न में से किसकी एक समस्या है? 1. पाठ्यपुस्तक की। 2. शिक्षण की। 3. विद्यालय की। या 4. अभिभावक की। तो किसकी समस्या है? आधुनिक शिक्षण विधियों का प्रयोग न किया जाना किसकी समस्या? पाठ्यपुस्तक की। पाठ्यपुस्तक में तो दिया हुआ था सब कुछ, विधि कौन सी लगानी है आप पर डिपेंड करता, तो ये तो समस्या नहीं हो सकती। विद्यालय की कोई समस्या नहीं है, अभिभावक की तो इसमें कोई गलती नहीं है, तो यह क्या शिक्षण की समस्या है। अगर शिक्षण विधियों का आप प्रयोग करेंगे तो ये शिक्षण की जो समस्या है वो खत्म हो जाएगी। हालांकि मैंने इसको पहले भी आपको समझाया था। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, आपके सामने ये रहा। गणित शिक्षण, क्वेश्चन नंबर 11, गणित शिक्षण संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए आप निम्न में से क्या उपाय अपनाएंगे? 1. प्रधानाचार्य से बच्चों की शिकायत करेंगे। गणित विषय में कमजोर बच्चों का विषय परिवर्तित करेंगे। बच्चों में उचित दृष्टिकोण का विकास करेंगे। या 4 उपरोक्त में से कुछ नहीं करेंगे। देखिए, अगर आपको गणित शिक्षण में शिक्षण संबंधी समस्याओं को दूर करना है तो राइट ऑप्शन क्या होगा? प्रधानाचार्य से बच्चों की शिकायत करेंगे, कोई ऑप्शन गलत ऑप्शन, क्योंकि शिकायत क्यों करेंगे? आप शिक्षक हैं, आप इसमें कुछ कार्य कर सकते हैं। गणित विषय में कमजोर बच्चों का विषय परिवर्तन करेंगे, ये कोई ऑप्शन नहीं है। उसको नहीं आता तो उसका आप सब्जेक्ट चेंज करा देंगे। हाँ, ये जरूर बात है कि बच्चे के अंदर एक उचित दृष्टिकोण का विकास आप करेंगे जिससे कि बच्चा उस सभी चीज़ों को समझ पाए, सीख पाए और गणित की महत्ता को जान पाए। तो राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर पता लग गया। चलिए अगला प्रश्न, आप भी साथ साथ में आंसर देते रहिएगा। गणित शिक्षण की समस्याओं को दूर करने के लिए एक अध्यापक को निम्न में से कौन सी अध्यापक क्रिया करनी चाहिए? 1. अध्यापन क्रिया 1. समस्या प्रस्तुत करना। 2. छात्र क्रिया को सही दिशा होना। 3. छात्रों का मूल्यांकन करना। 4 उपरोक्त सभी। ये होना नहीं, देना है दोस्तों, ठीक है। समस्या प्रस्तुत करना, छात्र क्रिया को सही दिशा देना, छात्रों का मूल्यांकन करना या उपरोक्त सभी। देखिए, अगर गणित शिक्षण की समस्याओं को दूर करने के लिए अध्यापक क्या कार्य कर सकता है? वो समस्या प्रस्तुत करना, समस्या क्या उसको देख सकता है। छात्र क्रिया को सही दिशा, छात्र जो कार्य कर रहे हैं उनको सही दिशा दे सकता है। छात्रों का मूल्यांकन करने से क्या होगा? मूल्यांकन करने से पता लगेगा कि समस्या कहाँ तक बनी हुई है, क्योंकि छात्र के व्यवहार में परिवर्तन लाना ही मूल्यांकन कहलाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? तीनों कार्य जरूरी है। तो सही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न लेता हूं आपके सामने, ये रहा। बच्चों को गणित सरल एवं रुचिकर लगे, इसके लिए एक अध्यापक को निम्न में से कौन सी अध्यापक क्रिया अपनानी चाहिए? कौन सी अध्यापन क्रिया उसको अपनानी चाहिए ये आपको बताना है, या उसको क्या उपाय करने चाहिए। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? एक ऑप्शन दिया है गणित में मनोरंजन को स्थान देना, क्रियात्मक कार्यों को प्रधानता देना और बच्चों को ज्ञान प्रदर्शन के लिए उचित अवसर प्रदान करना। देखिए, अगर मैंने आपको पहले बताया था, अगर कोई बच्चा रुचि नहीं ले रहा तो कौन सी विधि लेंगे आप उसको लगाएंगे खेल विधि में। खेल विधि से उसको पढ़ाएंगे तो इसका मनोरंजन का स्थान तो यहाँ मिल गया। क्रियात्मक जो भी वो कार्य कर रहे हैं उसकी क्रियाशील गतिविधियों को आप बढ़ावा देंगे, तो राइट ऑप्शन ये भी हो गया। अब 2 ऑप्शन आपको मिल गए हैं, तो राइट ऑप्शन क्या होगा आप यहाँ भी देख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर, जब 2 सही हो गए तो ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर बचेगा। तो राइट ऑप्शन ये हो सकता है। हालांकि बच्चों का ज्ञान प्रदर्शन के लिए उनको एक अवसर प्रदान करना, कक्षा में कुछ ऐसी क्रियाकलाप कराना, ये सब उसमें आवश्यक है। तो राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि तीनों ही ऑप्शन करेक्ट हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। गणित शिक्षण में अभ्यास कार्य देते समय ध्यान रखना चाहिए, क्या ध्यान रखना चाहिए? 1. अभ्यास कार्य का उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। 2. अभ्यास कार्य की गति उपयुक्त होनी चाहिए। 3. पुनरावृत्ति कार्य उचित कालांतर से होनी चाहिए या उपरोक्त सभी। तो गणित शिक्षण में अभ्यास कार्य देते समय कौन सी बातों का आपको ध्यान रखना है
कि उसका उद्देश्य स्पष्ट हो, क्योंकि आप जो उसको अभ्यास करा रहे हैं वो किस लिए करा रहे हैं, बच्चे को पता होना चाहिए। सही बात है। अभ्यास कार्य की गति उपयुक्त होनी चाहिए कि जो अभ्यास बच्चा कर रहा है उस कार्य की गति यानी उसको निश्चित समय में कर ले, टाइम पीरियड दिया वो उसमें उसको निपटा ले। सही बात है। पुनरावृत्ति उचित कालांतर से, यानी आज आपने कराया है 2 दिन बाद फिर कराएंगे, 4 दिन बाद फिर करेंगे, नहीं, उचित कालांतर हो उस कार्य को करने के बीच में, टाइम होना चाहिए फिक्स्ड। और यानी उपरोक्त सभी, यानी क्या हुआ, तीनों बात सही लगी तो राइट ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, गणित शिक्षण की समस्या को दूर करने के लिए एक बालक में ज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न की जा सकती है किससे, 1 शिक्षण विधि द्वारा, 2 प्रेरणा द्वारा, 3 अभिरुचि द्वारा, या उपरोक्त में से किसी के द्वारा नहीं। अगर शिक्षण समस्या को दूर करने के लिए बालक में आप ज्ञान उत्पन्न करना चाह रहे हैं तो ज्ञान जो उत्पन्न आपने किया तो वो किससे होगा, उसके प्रति रुचि उत्पन्न कर रहे हैं आप तो किस कारण हो सकती है। देखिए, शिक्षण विधि द्वारा नहीं, शिक्षण विधि तो कक्षा में कराते ही कराते हैं तो उससे तो आप बालक के ज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न नहीं कर पाएंगे। हाँ, आप उसको प्रेरणा द्वारा, यानी आप उसको प्रेरणा दे सकते हैं कि इस पढ़ने से ये होगा, आप ये नहीं, उसको प्रेरणा जितनी दी जाएगी बच्चा उतने अच्छे से आपका वर्क करने की कोशिश करेगा, अपना करे तो राजस्थान प्रेरणा देना होगा। या अभिरुचि द्वारा, अभिरुचि तो बच्चे की है नहीं, या किसी के द्वारा तो नहीं, तो ऑप्शन गलत हो गया, तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने ये ले रहा हूं मैं, शिक्षण कार्यों को सुगम बनाने के लिए निम्न में से कौन सा गुण एक शिक्षण में नहीं होना चाहिए। देखिए, प्रश्न को जब पढ़ें विशेष ध्यान रहे कि उसमें नहीं का प्रयोग हुआ है कि नहीं हुआ है, क्योंकि नहीं का प्रयोग होने के तुरंत बाद प्रश्न का जो आकार है, प्रश्न का जो रूप है वो परिवर्तित पूरा हो जाता है। तो शिक्षण कार्यों को सुगम बनाने के लिए निम्न में से कौन सा गुण एक शिक्षण में नहीं होना चाहिए, 1 वार्षिक योजना तैयार न करना, 2 गणित की विषय वस्तु का उपयुक्त ज्ञान होना, ये तो होना चाहिए, सही बात है। अभ्यास कार्य को अधिक महत्व देना, ये भी होना चाहिए। पक्षपात रहित व्यवहार, ये भी होना चाहिए। तो पता क्या, वार्षिक योजना तैयार न करना, यानी इसको वार्षिक योजना तैयार करनी चाहिए। तो राइट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न लेता हूं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, आपकी समझ से एक अध्यापक के लिए कौन सा कौशल अति आवश्यक है। प्रश्न आया दोस्तों टेट में 2011 में ये प्रश्न आया हुआ है। बच्चों को ज्ञान की खोज के लिए प्रोत्साहित करना, ऑप्शन नंबर 2। बच्चों के लिए सभी सूचना रखना, बच्चों से विषय वस्तु का स्मरण करने की योग्यता, या बच्चों को परीक्षा में अच्छे प्रदर्शन के योग्य बनाना। कौशल की बात कर रहे हैं, कौन सा कौशल अति आवश्यक है। आवश्यक तो सारे कौशल हैं, लेकिन इन सबसे ज्यादा आवश्यक कौन सा है। तो जब सबसे जो खास होगा, आप जहां भी आपको मिल जाए कि बच्चों के लिए आप अन्वेषण विधि का प्रयोग कर रहे हैं, खोज विधि का प्रयोग कर रहे हैं, तो वहां पर समझ लीजिएगा सबसे उपयुक्त आंसर वही होता है। तो बच्चों को ज्ञान की खोज के लिए प्रोत्साहित करना सबसे अच्छा कार्य है, क्योंकि यहाँ पर बच्चा खुद से करके सीखने की कोशिश करता है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न लेता हूं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न अगला ले लेता हूं थोड़ा सा, प्रश्न नंबर 17 ये आ गया आपके सामने। आपकी समस्या अध्यापक का कौन सा कौशल बता दिया है मैंने आपको, तो ये कौन सा कौशल था, तो बच्चों के लिए प्रोत्साहित करना, एक ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2 क्लियर हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो अगला प्रश्न लेते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न। कक्षा 3 का बच्चा 482 पढ़ता है, लेकिन 4082 को लिखता है, यानी पढ़ता तो सही है 482 को, इसको 482 आपने बोला 482 पढ़ता है, लेकिन लिखने की बात की जाए तो ये कार्य करता है। तो शिक्षक के लिए किस और संकेत करती है ये बात। सीटेट 2012 में ये प्रश्न आया हुआ है, बच्चा संख्या की अभिव्यक्ति के वास्तविकता रूप से और लघु रूप से भ्रमित है। ऑप्शन 2, शिक्षक को स्थानीय मान विषय तभी पढ़ाना चाहिए जब बच्चे संख्या को भली भांति सीखना लिख जाएं। बच्चे का कक्षा में एकाग्र नहीं है और ध्यान से नहीं सुनता है, तो गलत ऑप्शन। बच्चा ध्यान से सुनता है लेकिन स्थानीय मान समझ स्थापित नहीं कर पाया है, तो राइट ऑप्शन क्या हुआ। देखिए सारे ऑप्शन लग रहे हैं, लेकिन इसके लिए एक सटीक आंसर 4 होगा, क्योंकि बच्चा सुनता तो पूरी चीज ध्यान से है, लेकिन वह स्थानीय मान में अभी तक समझ स्थापित नहीं कर पाया कि स्थानीय मान क्या होता है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, शिक्षार्थी के गणितीय निष्पादन अवरोधन के साथ संबंधी चाक्षुष स्मृति अवरोध का संभावित संकेत। अब क्या है चाक्षुष स्मृति, क्या होती है, आपने सपोज त्रिभुज दे दिया बच्चे को बनाने के लिए, उसने पहचाना, अगली बार आपने उसको ऐसे बना दिया तो उसने क्या कहा ये त्रिभुज है, नहीं उसकी जो स्मृति है, चित्रण स्मृति जो है वो बनी हुई है। चाक्षुष स्मृति का मतलब है उसके माइंड में चित्र बने हुए हैं उन चीजों के, चित्रण स्मृति इसको बोलते हैं।
तो ऑप्शन नंबर 1 गणित संबंधी तथ्यों के साधारण में अयोग्यता और समय बताने में कठिनाई। ऑप्शन नंबर 2 है यहाँ पर संख्या रेखा का प्रयोग करने में कठिनाई, यानी साधारण में अयोग्यता, ये साधारण लिखा हुआ है दोस्तों। एक क्रम में गणना करने में कठिनाई या छोटे परिचालनों के साथ व्यवहार करने में कठिनाई। प्रश्न ये भी सीटेट 2012 का प्रश्न 14 का सॉरी सीटेट 2014 में प्रश्न आया हुआ है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? निष्पादन अवरोधन के लिए कैसा होगा? गणित संबंधी तथ्यों के साधारण में अयोग्यता और समय बताने में कठिनाई। राइट ऑप्शन इज 1। अगला प्रश्न आपके सामने लेता हूं, ये रहा। कक्षा 4 की पाठ्य पुस्तक से दी गई निम्नलिखित समस्याओं में से कौन सी बहु अनुशासनात्मक समस्या की ओर संकेत करती है? 1 भारत के झंडे का आरेख बनाएं और झंडे में सममिति रेखाओं की संख्या की पहचान कीजिए। 2 दी गई आकृति की दर्पण छवि यानी प्रतिबिंब का आरेख बनाएं। ऑप्शन नंबर 3 दी गई आकृति में कितनी सममिति रेखाएं हैं? ऑप्शन नंबर 4 किसी दी गई ज्यामितीय आकृति में एक सममिति रेखा खींचना। तो बात है कक्षा 4 की बात हो रही है। पाठ्य पुस्तक से दी गई समस्याओं में से कौन सी एक बहु अनुशासनात्मक समस्या की ओर संकेत करती है? वो है ऑप्शन नंबर 1 कि भारत का झंडे का आरेख बनाओ और झंडे में सममिति रेखाओं की संख्याओं को पहचान करिए। ये कक्षा 4 की प्रॉब्लम हो सकती है जो उसके बहु अनुशासनात्मक समस्या की ओर संकेत करती है। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। आकांक्षा गणित की एक कक्षा अच्छी अध्यापिका बनना चाहती है। गणित की अच्छी अध्यापिका के लिए आवश्यक है कि उसके पास क्या होना चाहिए? सीटेट 2015 का प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न आते हैं अधिकांश। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? 1 अच्छा संप्रेषण कौशल तथा बंद अंत वाले प्रश्नों का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, पहला आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा ऑप्शन गणितीय विषय वस्तु को वास्तविक जीवन से जोड़ने के लिए अवधारणा ज्ञान, समझ और योग्यता होनी चाहिए। ऑप्शन 3 संख्या पद्धति, बीजगणित तथा ज्यामिति का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। या 4 बिना समय लगाए समस्याओं सवालों को हल करने की योग्यता होनी चाहिए। तो इससे तो कुछ फायदा नहीं मिलेगा, वो उनका अपना निजी ज्ञान है। बच्चों को कैसे बताएंगे कि बच्चों को कैसे समझाना है? तो सबसे अच्छी बात है जब भी आप बच्चों को समझाएं और आपको मिल जाए कि इस विषय वस्तु को वास्तविक जीवन से जोड़ने की अवधारणा, तो करेक्ट ऑप्शन वही हो जाएगा। क्योंकि जब भी गणित को पढ़ाया जाएगा सबसे अच्छा उत्तम तरीका यही है कि गणित को वास्तविक जीवन से जोड़कर बताया जाए। तो राइट ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न लेता हूं दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। गणित को से भयभीत होने और सफल होने के लिए निम्नलिखित में से किसे एक कारण नहीं माना जा सकता? सीटेट 2016 में आया प्रश्न। कक्ष में अनुभव, प्रतीकात्मक संकेत, गणित की संरचना या लैंगिक भेद। गणित से भयभीत होने और असफल होने के लिए निम्नलिखित में से किसी एक कारण नहीं माना जा सकता। देखिए, कक्ष के अनुभव को, प्रतीकात्मक संकेत को, गणित की संरचना तीनों सही है, लेकिन लैंगिक भेद को नहीं माना जा सकता। क्योंकि हम अधिकतर ये जानते हैं कि बॉयज़ और गर्ल्स में हम बात करें तो कि गर्ल्स जो है यानी लड़कियां जो हैं वो कम गणित में जो एक्सपर्ट होती हैं, लड़के ज़्यादा होते हैं। तो ये क्या है? एक लैंगिक भेद है। ये पूर्वालोकन इसको बोलते हैं, पूर्वालोकन, ठीक है ना, पूर्वालोकन इसको बोला जाता है और इसको लैंगिक पूर्वालोकन भी बोला जाता है कि आप इस बात को पहले से मान चुके हैं लेकिन ऐसा नहीं होता। तो कारण क्या है? इसमें से लैंगिक भेद को कारण नहीं मान सकते कि गणित से भयभीत और असफल होने के लिए ये कारण रहेगा। तो राइट ऑप्शन ये। तो दोस्तों ये थे आज के प्रश्न। होप सो आपको मेरे बताए प्रश्न और इनकी जो एक्सप्लेनेशन है वो क्लियर हो चुकी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों मुझे ज़रूर बताइएगा और साथ में बहुत बहुत धन्यवाद आपने देखा। तो कोई भी क्वेरी है आपकी तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं आपके लिए उन आंसर्स को देने की पूरी कोशिश करूंगा और आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मुलाकात करूंगा नए क्वेश्चंस के साथ। और ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों ज़रूर बता दीजिएगा और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मुलाकात होगी नए यूनिट के नए प्रश्नों के साथ, मुख्य प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।